ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसून कहर बनकर टूट रहा है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। पहाड़ों पर कुदरत का ये प्रकोप भयानक रूप में दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। कल तक के लिए अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं बारिश ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा को भी रोक दिया है। बता दें कि बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। तीसरे दिन भी मुनगटिया में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। तो भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। और अब बात की जाए उत्तराखंड में तो कई जगहों पर देखिए मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं, जिसमें कई जगहों पर यात्रियों को, आम जनता को अब बेहद परेशानी हो रही है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है और मौसम का हाल अगर ठीक रहा तो फिर से यात्रा सुचारू रूप से चलाई जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए मानसून हर जगह कहर बनकर टूट रहा है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और पहाड़ों पर कुदरत का ये प्रकोप जो है भयानक रूप में अब दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। कई यात्री फंसे हुए थे उत्तराखंड में, जहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है। सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया है। और फिलहाल की बात की जाए तो देखिए अमरनाथ और केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे थे और जब रास्ते बंद हो चुके हैं तो अभी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। बताया जा रहा है कि कल तक के लिए अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और मौसम में सुधार के बाद यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं बारिश ने उत्तराखंड में भी केदारनाथ धाम यात्रा को भी रोक दिया है। बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। तीसरे दिन भी मुनगटिया में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, इसीलिए केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। और प्रशासन की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार कई जगहों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में सभी यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो जहां पर हैं वहीं पर रुके रहे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। टीम पहुंचेगी, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो भारी बारिश के चलते देखिए भारत के कई हिस्सों में कई जगहों पर कहर बनकर ये टूट रही है, जिसकी वजह से आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और सारा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज पवार और दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आपका रुख करेंगे। आज देखिए लगातार देखा जा रहा है कि मौसम का ये जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में केदारनाथ की यात्रा भी रोक दी गई है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए मौसम की वजह से तो नहीं, लेकिन भूस्खलन की वजह से केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई है। और गौरीकुंड से लेकर अगर कहा जाए तो आगे तक का जो रास्ता है, पैदल मार्ग है, वहां पर एक बड़ा भूस्खलन परसों हुआ था जिसको अभी तक खोला नहीं जा सका है, जिसके चलते वहां की जो वहां पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। और जो फंसे हुए लोग हैं, अभी तक लगभग 2500 लोगों को निकाला जा चुका है जो केदारनाथ में
में गए थे और उनको वहां से निकाला जा चुका है वैकल्पिक मार्गों से। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पे लगी हुई है। लगातार जो भी यात्री फंसे हुए हैं, किसी को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो ऊपर फंसे हैं उनको वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज या कल में जो है वो मार्ग अवरुद्ध जो हुआ है उसको ठीक कर लिया जाएगा, जैसा जिलाधिकारी का भी कहना था और प्रशासन का भी कहना था। और आज कल में अगर वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद केदारनाथ यात्रा को सुचारू कर लिया जाएगा। वैसे भी बारिश की अगर बात करें तो बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही है। अभी मैं देहरादून में हूं तो देहरादून में भी बहुत लगातार बारिश शुरू हो चुकी है और ऐसा ही पहाड़ी इलाकों में भी है। अलर्ट 6 अगस्त तक का है कि प्रदेश भर में लगातार बारिशों का ऐसा ही माहौल बना रहेगा। तो अगस्त का महीना तो वैसे भी अगर जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने ऐसे होते हैं उत्तराखंड में जहां पर बारिश तो होती ही है, उसके साथ साथ लोगों के लिए कहर बनकर जो बारिश टूटती है वो भी साफ देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उम्मीद की जानी चाहिए आज या कल में केदारनाथ यात्रा जो है वो खुल जाएगी और जो तमाम श्रद्धालु जो यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे हैं वो बाबा के दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल। और दीपांकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। दीपांकर, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं से क्या कुछ अपील की गई है? वो अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है और पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें तो बालटाल बेस कैंप, पहलगाम बेस कैंप या फिर जम्मू बेस कैंप में कई बार यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि हमें समझना होगा कि हिमालयन रेंज में यहाँ पर जहाँ पर बाबा बर्फानी का दरबार है वहां पे काफी ज्यादा अक्सर जो है वो बड़े बड़े पहाड़ नीचे आ जाते हैं, मडस्लाइड्स आ जाती है और बारिशों का दौर लगातार जारी है। इस बार बारिशों ने सारा रिकॉर्ड जो है वो तोड़े हैं। 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वो अगर हम पिछले 36 घंटों की बात करें तो हुई है अलग अलग स्थानों पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी कि जो बालटाल का रूप था वहां पे एकदम से फ्लैश फ्लड आ गया था और कई जो श्रद्धालु थे वो उसमें बह गए थे और 4 श्रद्धालु जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। तो उसके बाद एहतियात जो है वो बरती जा रही है और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को बेस कैंप में रुकने की या फिर जब मौसम प्रॉपरली साफ हो जाता है, रास्ता क्लियर हो जाता है, तभी उन्हें आगे भेजा जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में 4 लाख से ज्यादा अमरनाथ यात्री अभी तक पवित्र बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम हमले के बावजूद पूरे देश के लोगों ने ये दिखा दिया कि वह बाबा बर्फानी से आशीर्वाद लेकर रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ दिनों में 5-7 दिनों में ये जो यात्रा है ये संपन्न भी होने वाली है। और इस सब के बीच जहां तक लैंडस्लाइड्स की बात है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या फिर हिमाचल की भी बात करें, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 2 दर्जन के करीब लोग जो है वो अलग अलग हादसों में, नदी नालों में बहने के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण उनकी दुखद मृत्यु जो है वो हो चुकी है। कल देर रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एसडीएम उसके बेटे की दुखद मृत्यु हुई थी। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर बनकर बरस रही है। बताया जा रहा है कि कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के मलाड़ा में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। मलाड़ा जल विद्युत परियोजना का कॉफर डैम अचानक से बाढ़ में आंशिक रूप से टूट गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर ये तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल में बादल फटने की वजह से हर जगह ये तबाही का मंजर देखने को मिला है और तस्वीरें देखिए कितना तेज ये बहाव हो रहा है। फिर किरतपुर मनाली हाईवे चट्टान गिरने से अब बंद हो चुका है और ये तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा है और चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और कितनी ये भयानक तस्वीरें नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि किरतपुर मनाली हाईवे चट्टान गिरने से बंद हो गया है। हिमाचल में बादल फटने की वजह से तबाही का ये मंजर देखने को मिला है। तो पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है और एक हाइड्रा मशीन, डंपर, रॉक ब्रेकर और एक कैंपर कार बह गई है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक डैम की मरम्मत का काम चल रहा था और तभी
ये हादसा हुआ है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हिमाचल के लाहौल घाटी में 3 जगह बादल फटने से कोहराम बचा हुआ है। सुबह तिंदी के समीप पुहरे नाले में बाढ़ आने से एक वाहन मलबे में फंस गया। बाढ़ आने से उदयपुर किलार सड़क भी बंद हो गई, जिसे शाम को सीमार सड़क संगठन ने बहाल कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और देखिए मौसम का ये कहर देखने को मिल रहा है। किरतपुर मनाली हाईवे चट्टान गिरने से बंद हुआ है। आम जनता बेहद परेशान हो चुकी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर सड़क जो है बंद हो गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, पानी का कितना तेज ये बहाव है। हिमाचल की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं किस कदर ये मौसम का ये कहर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से भी वहां पर तबाही मची है। और ये भयानक तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर पानी का ये तेज बहाव नजर आ रहा है। और जो भी इस तेज बहाव में सामने आ रहा है उन सभी को अपने साथ ले जाता हुआ ये नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हिमाचल की ये तस्वीरें हैं। और कहा जा सकता है कि प्रकृति ने अपना इस कदर कहर बरपाया है कि आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तबाही का मंजर है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा है कि भारी बारिश के चलते और कई जगहों पर चट्टान टूट रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं और ये पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। हिमाचल की ये तस्वीरें हैं जहां पर कहा जा सकता है कि आसपास के लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। ये प्रकृति और कुदरत का ये कहर देखने को मिल रहा है। और इन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि तेज बहाव में कई गाड़ियां उसकी चपेट में आई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, तेज बहाव में कई गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। पुल टूट गया है, चट्टानें गिर रही हैं, जिसकी वजह से कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि एक गाड़ी उसकी चपेट में आता है और तेज बहाव के चलते वो उस बहाव में बह रहा है। ये बताया जा रहा है कि वहां पर सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। कई जो राजमार्ग है वो भी बंद हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असद, मनोज और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आपका रुख करेंगे। वहां की बात की जाए तो क्या कुछ स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं? प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से राहत बचाव कार्य जारी है? देखिए, लगातार जो गंगा और यमुना दोनों नदियां लगातार बढ़ रही हैं और खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी हैं। आज दोपहर तक ये खतरे के निशान पार कर जाएंगी दोनों नदियां। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार जो नदियों का बढ़ने का क्रम जारी है, उससे जो तराई इलाके में, निचले इलाकों में रहने वाले लोग थे, उसमें हड़कंप मचा हुआ था। और करीब 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। 1 दर्जन से अधिक ऐसे शहरी मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से, जिसमें 1 मंजिल मकान में पानी भर चुका है। अब वो लोग बाढ़ राहत शिविरों का सहारा ले रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने जब तैयारी बख्शी थी तो बाढ़ राहत शिविर बनाए थे, वहां पर बाढ़ पीड़ितों को रखा गया था। इस तरह 18 ऐसे बाढ़ शिविर जो संचालित किए गए हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार वहां पर पहुंच चुके हैं और अब शरण ले ली है। कई ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ राहत शिविर में न जाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो लगातार गंगा और यमुना दोनों नदियों का जो जल स्तर है, अभी भी लगातार जो बढ़ने का क्रम है वो जारी है। प्रशासन ने इसके लिए 88 बाढ़ चौकियां बनाई है, जिसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगातार SDRF, NDRF, रेस्क्यू और सहयोगी बांदा से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बांदा में इस वक्त क्या स्थितियां देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है? मनोज,
देखिए मैं नंदिनी जी आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पहाड़ों पर लगातार बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है और उसी के चलते बांदा की जो केन नदी है और यमुना नदी है, इसका जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी का जो खतरे का निशान है वो पार कर चुकी है और अपने पीक पर है। और जो यहाँ के लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरह से वहाँ के जो वासिंदे हैं, लोग हैं, वो पानी में फंसे हुए हैं। वहां जाकर के जब ग्राउंड जीरो पर हमने लोगों से बात की तो लोग वहां पर आक्रोशित थे और असंतुष्ट दिखाई दिए। उनका यह कहना था कि जो यहाँ के प्रशासन को जो मुस्तैदी दिखानी चाहिए, जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, तो एक जुगाड़ू नाव जो गांव की नावें हैं, जो गांव में ही नावें, जो यहाँ का एक्सप्रेस लाने के गांव के लोग यहाँ पर वही रहते हैं और उन्हीं नाव के सहारे से वो लोग इस पार से उस पार हो रहे हैं। फिलहाल जिलाधिकारी जे वीवर ने कल जाकर के निरीक्षण भी किया था और निरीक्षण करने के बाद जब वहां से लौटे तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके वहां पर अपनी पैनी नजर रखें। लेकिन जो वहाँ के जो नाविक हैं उसमें जो सफर कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि न तो कोई तरह की हमें लाइफ सपोर्ट जैकेट दी गई है और ना ही हमें किसी तरह की कोई सुविधा प्रदान की गई है। जी बिल्कुल। और असद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। असद, बाढ़ की चपेट में कई गांव आ रहे हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में वहां की आम जनता पलायन के लिए मजबूर हो गई है, क्या स्थितियां हैं वहां पर? नंदनी आपको बता दें कि जैसा कि यमुना और बेतुआ नदियां दोनों ही खतरे के निशान से करीबन 3 मीटर ऊपर बह रही है। जहां पे जो निचले स्थल थे वहां पे लोग फंस गए थे, जिनको प्रशासन द्वारा उनको राहत शिविर में पहुंचाया गया है और वहां पे उनकी व्यवस्था वहां पे की गई है। और जैसा कि आपको बता दें, मुख्यालय के जो पास के जो लगे हुए गाँव है वहां से भी अब पानी आ चुका है, वहां भी लोगों को निकाला जा रहा है। जी नंदनी। मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए, प्रशासन की तरफ से क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? देखिए नंदनी, आपको बता दें कि यहाँ पे हमीरपुर में 3 जगह पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जहाँ पर के डॉक्टरों की भारी टीम लगाई गई है। वहाँ पे जो भी लोगों को कोई भी समस्याएं हो रही हैं उनका तुरंत वहाँ पे इलाज किया जा रहा है। नंदनी। धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए कई जगहों पर देखा जा रहा है कि जैसा कि रास्ते भी बंद हो जा रहे हैं, आम जनता बेहद परेशान हो गई है। और अगर राहत शिविरों की बात की जाए तो क्या कुछ और सुविधाएं दी जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से गंगा और यमुना दोनों नदियों का लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, इससे शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बेहद समस्या सामने आ रही है। कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग शहर से मुख्यालय से टूट चुका है, वहां पर केवल आने जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। कई ऐसे मोहल्ले हैं उनके जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर रेस्क्यू कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जिनको अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है वो रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, जिनको बाढ़ शिविर में जाना है बाढ़ शिविर में जा रहे हैं। अगर हम बाढ़ शिविर की बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से प्रशासन ने पूरी वहां पर मूलभूत सुविधाओं से लेकर रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जो शहरी इलाके के बाढ़ राहत शिविर है उसमें तो व्यवस्था ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए उसमें तमाम खामियां देखने को मिल रही, तमाम समस्याएं। वहां पर जब बाढ़ पीड़ित गए हुए हैं तो वहां पर लोगों को काफी समस्या हो रही है, लेकिन शहरी इलाकों में अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर लोगों के हालचाल ले रहे हैं। लेकिन सबसे अगर बुरा हाल है तो चाहे गंगानगर का हो या यमुना नगर का हो, आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो सुदूर इलाके हैं जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और वहां पर जो बाढ़ पीड़ित फंसे हुए हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित है उनको सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि ग्रामीण इलाकों में जो बाढ़ राहत शिविर बनाए जा रहे हैं या बाढ़ पीड़ित है उनको प्रशासनिक सुविधा उतनी नहीं मिल पा रही है जितना कि शहरी इलाकों में मिलना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं तो करीब 10,000 ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, तो 10,000 जो परिवार है प्रभावित। बिल्कुल धीरेन्द्र, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आपके पीछे की जो तस्वीर है उसमें भी नजर आ रहा है कि वहां पर भी पानी पूरा लगा हुआ है। तस्वीरें जरा आप दिखाएंगे क्या कि क्या कुछ वहां पर स्थितियां हैं?
देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं वहां से करीब गंगा जो है वो 500 मीटर दूर बहती थी और इसी के ठीक नीचे यहां पर गंगा पथ बनाया गया था, जहां पर महाकुंभ में करोड़ों ऐसे श्रद्धालु इसी गंगा पथ के जरिए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे। लेकिन वो पूरा जो गंगा पथ है वो 15 फीट पानी में डूबा हुआ है। जहां पर लोग पैदल जा रहे थे, सड़कों गाड़ियों से चल रहे थे, अब वहां पर पूरी तरीके से 15 फीट पानी भरा हुआ है। अगर हम स्नान घाटों की बात करते हैं तो पूरी तरीके से स्नान घाट के साथ ही शमशान घाट भी डूब चुका है। जो अंतिम संस्कार लोगों का करना पड़ रहा है वो सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो जिस तरीके से नदियों का जल स्तर अभी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में जो परेशानी का सबब जरूर बनेगा, लेकिन जिस तरीके से 6.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा और यमुना दोनों नदियां बढ़ रही हैं, तो आज दोपहर खतरे के निशान पार कर जाएंगे। और अब आने वाले दिनों में जो बाढ़ का पानी है जब यहां पर और पहुंचेगा तो लोगों का परेशानी का सबब बनेगा। जी बिल्कुल। और मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, अभी देखिए जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो रही हैं और ऐसे में मवेशियों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? अगर बात की जाए यहाँ के जिला प्रशासन की तो मवेशियों के लिए चारे का प्रबंध, भूसे का प्रबंध का हुआ है। ढिंढोरा तो पीट रही है, लेकिन उनकी जो माली हालत है उन जानवरों की, वो अन्ना सड़कों पर घूम रहे हैं। और जो इलाके के लोग जो फंसे हुए हैं, सरकारी दावे ये है कि उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उनको राहत शिविरों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ की बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं वो 100 पीस बनी हुई है। अधिकारियों से ज्यादातर यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोग असंतुष्ट हैं। खासकर बात करता हूँ आपको गौरी कला, बरेटा, कुटी, लगभग इसी तरह के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आने जाने का जुगाड़ हुआ, जुगाड़ू नावें लगाई गई हैं, ना तो कोई ठोस वहाँ स्टीमर की व्यवस्था की गई है, ना ही तो किसी प्रकार की किसी टीम की वहाँ पर तैनाती की गई, ना किसी सरकारी अधिकारियों की ऐसी तैनाती की गई है ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो सके। लेकिन अगर वहीं बात की जाए यहाँ के वहाँ के ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों का यही कहना कि हम जैसे कैसे अपना काम चला रहे हैं। सरकारी दावे हैं जो यहाँ पर यहाँ हकीकत कुछ और है, और जो लोगों से जो सुनने को मिल रहा है और जो लोगों का जो आरोप है, तो उनका यही कहना है कि सरकारी अधिकारी सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति करता ही नजर आ रहा है, लेकिन जो नदियों के जो जल स्तर है वो लगातार अभी भी बढ़ रहा है और लोग यहाँ पर काफी परेशान हैं। जी, और जो मेडिकल की व्यवस्था है, तो जो ऐसे गांव घिरे हुए हैं वहां पर उन्हें क्लोरोक्विन की दवा वगैरह कुछ ऐसी जो फास्ट एड है उनको पहुंचाई जा रही है, सरकारी दावों का ऐसा कहना है। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र, देखिए अगर प्रयागराज की बात करते हैं, कहीं की भी हम बात कर ले, हर साल की यही हाल हर साल देखने को मिलता है। प्रशासन की तरफ से दावे और वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो कुल कितने गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं? क्या उनकी तरफ से लगातार देखिए जिस तरीके से प्रशासन ने जो दावा किया है कि इस बार कोई भी जनता परेशान नहीं होगी, लेकिन हर साल वही हाल देखने को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2013 में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी और बाढ़ को हाहाकार जब मचा हुआ था, तो सारे जो तराई इलाकों में जो घर हैं उनको चिन्हित किया गया था और पूरी तरीके से यह निर्देश दिया गया था कि HFL यानी बाढ़ बिंदु के अंदर जो भी जमीन है वहां पर कोई मकान नहीं बनाएगा और इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रयागराज प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण को दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर दिन जो तराई इलाके हैं उसमें मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जब तराई इलाकों में मकान बन जाएंगे तो बाढ़ पीड़ितों की संख्या इजाफा होना स्वाभाविक है। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है कि जिस तरीके से हर वर्ष जो बाढ़ पीड़ित है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो कैसे जो तराई इलाके हैं उसमें मकान कैसे बन जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सुविधाओं की बात करते हैं तो जिस तरीके से इस बार प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी कि बाढ़ से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किया जाने चाहिए, तो पहले से ही बाढ़ राहत शिविरों को चिन्हित किया गया था कि बाढ़ पीड़ित जब होंगे तो उनको कहां पर रखा जाएगा। तो इस तरह बाढ़ पीड़ित शिविर है उसको संचालित कर दिया गया। ग्रामीण इलाकों में भी चूंकि यहाँ पर 2 नदियों से घिरा हुआ यह प्रयागराज है, एक तरफ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ यमुना बहती है। यमुना की सहायक नदियां चंबल, केन, बेतवा ये भी उफनाई हुई हैं और उसका भी पानी जो है वो यमुना में आ रहा है। यमुना का जो अंतिम पड़ाव है वो प्रयागराज में है और जब यहाँ पर जब उफनाई हुई सहायक नदियां हैं उसका पानी जब यमुना में आता है तो यहाँ पर पानी का बिखराव होता है। यही वजह है कि बड़ा इलाका यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित होता है। दूसरी तरफ जो गंगा है वो भी अब उफान पे है और तो तराई इलाकों में जहाँ पर हजारों बीघे जो जिसकी फसल थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। अब धीरे
तीसरी बार है जो बाढ़ का पानी अब तीसरी बार उफनाई हुई है गंगा और यमुना। तो पूरी तरीके से जो किसान हैं उनकी फसलें सड़ रही हैं और जो लोग यहाँ पर हैं ग्रामीण जी। इलाकों में जिस जो जी, स्थिति धीरेन्द्र। है वो बहुत बेहतर नहीं है। जी। दावे हैं। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई जगहों